नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सिद्धांत। ओलंपिक स्टडी चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं विश्व स्तर पर आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबंधन। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आप सभी लोगों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के दिन दोस्तों लेखपाल के बैच में हमने 50% का फ्लैट डिस्काउंट रखा हुआ है। जो भी छात्र लेखपाल बैच से जुड़ना चाहते हैं, आर्थिक कारण से या किसी अन्य कारण से, जैसे कोई अन्य कोचिंग संस्था में भी ज्वाइन ले लिया है, समझ में नहीं आ रहा है कैसे क्या पढ़ाई हो रही है, तो आप सभी लोग 50% डिस्काउंट के तहत आज हमारे लेखपाल बैच में इनरोल कर सकते हैं। इसमें आपको कंप्लीट जितने भी विषय हैं उनका पीडीएफ जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं, टेक्स्ट फॉर्म में दिया जा रहा है। इसके अलावा सभी वीडियोस जिसमें आपका यूपी स्पेशल, कंप्यूटर और इन्वायरमेंट साइंस जो प्रमुख विषय है उनका वीडियो आपको दिया जाएगा। इसके अलावा टेस्ट सीरीज, ठीक है, टेस्ट सीरीज इसमें आपको इनरोल किया जाएगा। बाकी दोस्तों एक चीज और हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जो कि ग्राम पंचायत अधिकारी यानी कि वीपीओ और इन्फोर्समेंट में स्टार्ट किया गया था एग्जाम के 2-3 महीने पहले। उसको हम लोग लेखपाल में अभी से स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का सपना है कि लेखपाल में सिलेक्शन लेना है। और बहुत सारे छात्र दोस्तों जो हमारे वीपीओ बैच से और इन्फोर्समेंट बैच से जुड़े थे, उनका कहना है कि ये जो फाइनल सिलेक्शन प्रोग्राम हम लोग लाए थे एग्जाम के 2-3 महीना पहले, उससे बहुत सारे बच्चों को फायदा मिला है। तो ये प्रोग्राम दोस्तों लेखपाल सिलेक्शन प्रोग्राम के नाम से हम लोग 1 फरवरी से लेकर आ रहे हैं। 1 फरवरी से लेखपाल सिलेक्शन प्रोग्राम शुरू होगा। इसमें आपको डेली टॉपिक दिया जाएगा, 1 से 2 टॉपिक या 3 टॉपिक, जैसा टॉपिक होगा उसी हिसाब से उसकी संख्या निर्धारित की जाएगी। 1, 2 या 3 टॉपिक आपको दिए जाएंगे और उस टॉपिक का टेस्ट, वो भी लाइव टेस्ट आपका टेलीग्राम चैनल पर होगा। जितने बच्चे इनरोल करेंगे उनको टेलीग्राम का लिंक दिया जाएगा, आप सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ेंगे, वहां पर आपका लाइव टेस्ट होगा। जो टॉपिक आपके दिए रहेंगे उसी में से एक्स्ट्रा हम लोग नहीं पूछेंगे, क्योंकि जो टॉपिक दिया रहेगा आपको उसको अच्छे से पढ़ना है और टेलीग्राम पर आकर उसका लाइव टेस्ट देना है। और आपका जो रैंक आएगा उसको आप लोग एनालिसिस कर सकते हैं, आपने क्या पढ़ा है, आपकी कमी क्या है, सारी चीजें दोस्तों आप सब लोग यहाँ पर एनालिसिस कर सकते हैं। इसके अलावा जो बड़े स्तर के प्रश्न होंगे, कठिन स्तर के प्रश्न होंगे, जैसे आपका यूपीएससी या यूपीपीसीएस पैटर्न पे पूछता है, उसको हम लोग ओलंपिक स्टडी एप्लीकेशन पर करवाएंगे, ठीक है। क्योंकि बड़े स्तर के प्रश्न जो होंगे, जैसे स्तंभ वाले प्रश्न हो गए, कारण कथन वाले प्रश्न हो गए, अवधारणा वाले प्रश्न हो गए, इसको टेलीग्राम पे कंडक्ट नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे प्रश्नों का टेस्ट एप्लीकेशन पर होगा, ओलंपिक स्टडी एप्लीकेशन पर होगा। तो आज जो ये 50% का डिस्काउंट ऑफर है, जब आप बैच में इनरोल करेंगे तो आपको जो लेखपाल का सिलेक्शन प्रोग्राम है उसमें भी आपको इसी पैसे में ऐड कर दिया जाएगा। तो ये बहुत ही सुनहरा अवसर है। जिन छात्रों तक ये वीडियो पहुंच रहा है, आप सभी लोग 50% डिस्काउंट के तहत जो है आज ऐड हो सकते हैं। वैसे जो बैच फीस है ये 399 है। इसके अलावा जब आप इनरोल करेंगे तो टेस्ट सीरीज में शायद आपको अलग पेमेंट वगैरह करना पड़े, लेकिन जब आज आप इनरोल करेंगे तो मात्र आपको 199 में जितना भी लेखपाल का कंटेंट, सीरीज, टेस्ट हम लाएंगे उसमें आपको इनरोल कर देंगे, ठीक है। तो बिना किसी देरी के आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। एप्लीकेशन को आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, नीचे मैंने कमेंट में इसका लिंक दे रखा है, पिन कर रखा है, वहां से जाकर आप ऑफर चेक कर सकते हो। जो कूपन कोड है उसको आपको लगाना है, डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। तो बिना किसी देरी के आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हमें पढ़ना है विश्व स्तर पर आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबंधन। कल की वीडियो में हम लोगों ने यही चीज भारत स्तर पर देखा था, राष्ट्रीय स्तर पर देखा था कि भारत में आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबंधन करने के लिए कौन कौन सी संस्थाएं हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूं, एक तरह से मैं क्विक रिवीजन कराना चाहता हूं कि पहले तो हम लोगों ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 का एक तरह से संक्षिप्त रिवीजन किया था। इसके अलावा जो आपका यूडीएमए बना है, जो 2024 का संशोधन हुआ है, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 का संशोधन 2024 में हुआ है, उसके अंतर्गत अर्बन डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को भी जोड़ा गया है। जैसे आपका एनडीएमए होता है, एसडीएमए होता है, डीडीएमए होता है। ऐसे ही यहाँ पर जो बड़े शहर हैं जैसे मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, इनके लिए एक अलग आपदा प्राधिकरण बना दिया गया है जिसको यूडीएमए यानी कि अर्बन डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बोला जाएगा। ये गठन इसका जो है इस प्राधिकरण को गठित किया गया है। कल इसको हमने देखा था, इसमें कौन कौन सी सारी चीजें हो सकती हैं। इसके बाद में अन्य संबंधित कानून जो आपका सिविल डिफेंस एक्ट 1968 है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है,
फैक्ट्री एक्ट 1948 है, एपिडेमिक डिजास्टर एक्ट 1897 का है, जिसको रिवाइव करके कोविड-19 में, जब कोविड-19 फैला तो यहाँ पर इसका उपयोग किया गया। इसके अलावा संविधान में कौन कौन से अनुच्छेद हैं जो कि जीवन का अधिकार देते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में आपका एनडीएमए है, इसमें जो कार्यकारी समितियां हैं, एनडीआरएफ यानी कि राष्ट्रीय आपदा प्रतिबल है, इसके अलावा एनआईडीएम जो कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान है, राष्ट्रीय अग्नि सेवा महाविद्यालय है, एनडीआरएफ अकादमी है, इसके बारे में हम लोगों ने देखा था। और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान को बहुत डिटेल में पढ़ा था, जो कि आपका धाराएं हैं इससे संबंधित 42 और 43, इसको भी हम लोगों ने अच्छे से डिटेल में पढ़ा था। 42 और 43, जिसमें एनडीआईएम के जो अधिकारी और कर्मचारी होते हैं वो धारा 43 के अंतर्गत है, और जो एनआईडीएम का जो गठन होता है वो धारा 42 के अंतर्गत होता है। इसके अलावा आपदा जोखिम प्रबंधन कोष की भी हमने चर्चा की थी, डीआरएमएफ के बारे में, जो कि इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछ सकता है, ठीक है। इसके बारे में इसके बाद हम लोग एसडीएमए पे कुछ जो महत्वपूर्ण चर्चाएं हो सकती हैं उनको किया था। और जो नीतियां बनी हैं और योजनाएं बनी हैं भारत में, जैसे आपका राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति 2009 है, इसको हम लोगों ने पढ़ा था। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना 2019 है, इसको हमने पढ़ा था। और इसके अलावा जो प्रमुख संगठन है, जैसे आपका भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो हो गया, केंद्रीय जल आयोग हो गया यानी कि सेंटर वाटर कमीशन सीडब्ल्यूसी हो गया, इसके बाद में भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र इनक्वायस हो गया, इसके बारे में पढ़ा। सचेत पोर्टल, इसके अलावा कैप यानी कि सामान्य चेतावनी प्रोटोकॉल, इसको देखा था। राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय है। आपदा मित्र के बारे में हमने बताया था कि एक करंट का डेटा है, आपसे परीक्षा में पूछ सकता है, क्योंकि होमगार्ड की जो अभी भर्ती आई है उसमें आपदा मित्र को लेकर अभी योगी आदित्यनाथ ने चर्चा की है कि जो लोग आपदा मित्र हैं उनको होमगार्ड की भर्ती में वरीयता दिया जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोगों ने देखा था, ठीक है। इसके अलावा जो अन्य एनजीओज हैं भारत में काम कर रहे हैं, जैसे आपका ऑल इंडिया डिजास्टर मिटिगेशन इंस्टीट्यूट AIDMI, इसकी स्थापना कब हुई, इसके संस्थापक कौन है, इनको देखा। रैपिड रिस्पांस जो हमारे यहाँ एक संस्था है, एनजीओ है, काम करती है, जिसके संस्थापक मोहम्मद फारूक हैं, स्थापना 2013 में हुआ था, इसके बारे में देखा था, ठीक है। स्माइल फाउंडेशन आपका हो गया। इसके बाद में जो अंतरराष्ट्रीय सहयोग यानी कि CDRI, कोलाइशन ऑफ डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर है, CDRI, इसके बारे में पढ़ा था। तो ये सारी चीजें मैं आपको दिखा रहा हूँ क्या क्या चीजें क्लास में चल रही हैं, क्या क्या चीजें बैच में चल रही हैं, तो ये सब चीजें आपको पढ़ना जरूरी है, लेखपाल में प्रश्न यहाँ से बन सकता है। अब इसी तरह से आज हम विश्व स्तर पर जो प्रमुख संस्थाएं हैं जो आपदा न्यूनीकरण और प्रबंधन के लिए काम कर रही हैं उनको पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो पहले ये जो आपदा न्यूनीकरण ये शब्द लिखा हुआ है, पहले तो आप लोग ये समझ लीजिए कि आपदा न्यूनीकरण की अवधारणा क्या है। डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, इसको शॉर्ट में DRR बोलते हैं, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन यानी कि DRR। आपदा न्यूनीकरण की अवधारणा का तात्पर्य क्या है, परीक्षा में यह प्रश्न बन सकता है। तो इसका अर्थ दोस्तों यह है कि आपदा से पहले जोखिम को कम करना, ना कि आपदा के बाद। तो आपदा न्यूनीकरण का जो तात्पर्य है वो ये है कि आपदा आने के पहले हमें जोखिम को कम करना है, ना कि आपदा आने के बाद। DRR का जो फोकस क्षेत्र है वो यहां पर लिखे गए हैं। जोखिम पहचानना, कहने का मतलब यह है कि कौन सी आपदाएं पर्टिकुलर किसी क्षेत्र में आ सकती हैं या किसी देश में आ सकती हैं। जैसे हमारा भारत है तो वहां पर भूकंप आने की संभावना है, बाढ़ आ सकता है, सूखा है, चक्रवात है, ये सब संभावित आपदाएं हैं जो भारत में आ सकती हैं। कौन कौन से लोग या कौन कौन सा क्षेत्र या कितनी संपत्ति इससे प्रभावित होगी, इसका असेसमेंट करना, और जो आपदा आएगी वो कितना तीव्र आएगी, कितना तीव्र घटित होगी, इसके बारे में असेसमेंट करना। तो ये क्या है, ये जोखिम हम लोग पहले पहचान रहे हैं, कौन सा क्षेत्र प्रभावित है, कितनी तेजी से आपदाएं आ सकती हैं या किस क्षेत्र में आपदाएं आ सकती हैं, इसका एक तरह से क्या है, रिस्क असेसमेंट करना, ठीक है। ये इसका पहला फोकस क्षेत्र है। दूसरा जो फोकस क्षेत्र है यह है रोकथाम यानी कि प्रिवेंशन। आपदा को होने से रोकने के जो प्रयास हम लोग कर सकते हैं वो आपका प्रिवेंशन के अंतर्गत आ सकता है। जैसे तटबंधीय क्षेत्र है, जैसे तटीय क्षेत्र है, तो यहाँ पर बाढ़ आए तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, बंध बना सकते हैं। आप लोग देखते होंगे जहां पर नदी वगैरह गई होती है वहां पर बंधा बनता है। तो ये क्या है, ये बाढ़ को रोकने का एक तरह से प्रयास है।
हम लोग वनों की कटाई पर रोकथाम करके जो है आपदा आने से रोक सकते हैं, या कोई खतरनाक क्षेत्र है जहां पर निर्माण हो रहा है, उस निर्माण कार्य को रोककर भी हम लोग जो है आपदा आने से रोक सकते हैं। तो ये क्या है, ये प्रिवेंशन है, एक तरह से हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रिवेंशन कर रहे हैं। थर्ड पॉइंट है दोस्तों शमन यानी कि मिटिगेशन। यदि आपदा पूरी तरह से रोकी ना जा सके तो उसके प्रभाव को कम करना शमन कहलाता है। जैसे आपदा पूरी तरह से तो रोकी नहीं जा सकती है, लेकिन उसके प्रभाव को कम किया जा सकता है। जैसे एक ऐसी बिल्डिंग बना दें जो काफी मजबूत हो, भूकंप रोधी हो। अब इसमें अगर आपदा आएगा तो ये बिल्डिंग नहीं गिरेगी, यानी कि हमने आपदा के प्रभाव को कम कर दिया। तो ये क्या है, ये मिटिगेशन है, शमन है, यानी कि हमने बहुत अच्छी बिल्डिंग बनाई जो कि भूकंप रोधी है, भूकंप आया लेकिन बिल्डिंग गिरी नहीं। इसके अलावा चक्रवात शेल्टर बना सकते हैं, जो जल निकासी की व्यवस्था है शहरों में उसको सही कर सकते हैं ताकि बाढ़ जैसी संभावना ना बने, या कहीं ऐसे जल एकत्र ना हो जिसमें कोई गिर के मर जाए या कुछ घटना घटित हो जाए। तो ये सब क्या है, हम लोग मिटिगेशन कर सकते हैं, आपदा के प्रभाव को कम कर सकते हैं शमन के अंतर्गत। थर्ड पॉइंट है डीआरआर का जो फोकस क्षेत्र है वो है तैयारी। तैयारी का मतलब यह है कि आपदा आने से पहले हमें व्यवहारिक तैयारी कर लेनी चाहिए, जैसे मॉक ड्रिल वगैरह करवा लेना चाहिए। भूकंप आएगा तो एक मॉक ड्रिल करवा लो कि जान लो कि भूकंप आया है तो वहां पर हमें क्या क्या करना है। बाढ़ आने वाली है तो हमें मॉक ड्रिल करवाना है कि बाढ़ में हमें क्या क्या करना है। जैसे अभी इंडिया पाकिस्तान का भी युद्ध हुआ था, ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर इंडिया पाकिस्तान, तो इसमें जो हमारे बॉर्डर क्षेत्र हैं वहां पर मॉक ड्रिल कराया गया था। लोगों में जागरूकता फैलाई गई थी कि अगर आक्रमण होता है, सैनिक कार्रवाई होती है, तो आप अपने जान माल की सुरक्षा स्वयं कैसे करेंगे। तो ये क्या है, ये तैयारी हो रही है, एक तरह से मॉक ड्रिल हम लोग करवा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद में आपका आता है प्रतिक्रिया यानी कि रिस्पॉन्स। इसमें क्या होता है, जब आपदा आ गई तो तुरंत हमें क्या कार्य करना है वो आपका रिस्पांस के अंतर्गत आता है। जैसे सर्च एंड रेस्क्यू अभियान चलाया जाता है एनडीआरएफ के तहत, घायलों को चिकित्सा दी जाती है, उनको भोजन पानी या आश्रय दिया जाता है, मेडिकल इमरजेंसी प्रोवाइड कराई जाती है। तो ये सब क्या है, ये सब रिस्पांस के अंतर्गत आता है, जो कि आपदा आने के तुरंत बाद त्वरित कार्यवाही होती है। अब जब आपदा आके खत्म हो गई, चली गई, तो आपका पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण होता है, बिल्ड बैक बेटर, यानी कि हमको पुनर्वास करना है, बढ़िया तरीके से फिर से पुनर्निर्माण करना है। तो ये जो रिस्क रिडक्शन है, डीआरआर है, इसका जो फोकस क्षेत्र है वो यही है, ठीक है। इसकी चर्चा हमने ऑलरेडी इसके पहले के वीडियोस में भी की है। अब हम आते हैं पूरे विश्व में जो वैश्विक प्रयास किए गए हैं आपदा को कम करने का, उसको देखते हैं। तो पहले मैंने आपको बताया कि 1990 से जो 99 का दशक है, इसको संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतरराष्ट्रीय दशक घोषित किया गया आपदा न्यूनीकरण को लेके। जैसे बन सकता है प्रश्न कि अंतरराष्ट्रीय दशक आपदा प्रबंधन या न्यूनीकरण को लेके किस दशक को घोषित किया गया। 80 से 90 को घोषित किया गया, 90 से 99 या 2000 को घोषित किया गया, या 2001 से आपका 2010 तक का था। कौन सा वो दशक था जो कि आपदा न्यूनीकरण को लेकर फोकस था। तो ये जो अंतरराष्ट्रीय दशक है, यूएन के द्वारा इसको घोषित किया गया था, 1990 से लेकर 99 तक का समय है, ठीक है। इसमें जो उद्देश्य रखा गया, ये प्राकृतिक आपदाओं से जनधन में कमी लाई जाए, यानी कि प्राकृतिक आपदाओं से जनधन में नुकसान कम हो, ये उसका उद्देश्य था। और पहली बार डीआरआर को वैश्विक विमर्श में स्थान मिला, यानी कि विश्व लेवल पर जो देश है, अंतरराष्ट्रीय संगठन है, वहां पर पहली बार आपदा न्यूनीकरण को जो है वैश्विक सम्मेलनों में स्थान मिला। यानी कि इस पर भी कुछ कदम उठाए जाएं ताकि देशों में अगर आपदा आती है तो वो कम किया जा सके। पहली बार जो है वैश्विक पटल पर, वैश्विक मंच पर इसको स्थान मिला, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों इसी बीच में 1990 से 99 के ही बीच में याकोहामा रणनीति एवं कार्य योजना आई। ये महत्वपूर्ण है, प्रश्न एग्जाम में पूछ सकता है कि योकोहामा रणनीति एवं कार्य योजना कब आई थी। तो ये आपका 1994 में आई थी, इस दशक के बीच में आई थी। इसे अंतरराष्ट्रीय दशक के बीच में अपनाया गया और इसका जो मुख्य फोकस है ये प्रिवेंशन एंड प्रिपेयर्डनेस पर फोकस है। तो योकोहामा रणनीति एवं कार्य कब आया, पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि 1994 में आया, और इसका जो उद्देश्य है, मुख्य फोकस था, ये प्रिवेंशन एंड प्रिपेयर्डनेस पे था, इस पर इसका जोर था।
इसके बाद में फिर आपका इंटरनेशनल स्ट्रेटजी फॉर डिजास्टर रिडक्शन यानी कि ISDR आया। ये कब आया था? तो ये आप लोग याद रखिएगा 1999 में आया था। योकोहामा 1994 में आया और इंटरनेशनल स्ट्रेटजी फॉर डिजास्टर रिडक्शन यानी कि ISDR ये 1999 में आया। इसका उद्देश्य क्या है? तो वही DRR को विकास नीतियों से जोड़ना। हर देश चाहता है कि हमारे यहाँ विकास हो और उन विकास नीतियों में आपदा न्यूनीकरण को भी जोड़ा गया ISDR के माध्यम से। कब आया था? 1999 में। योकोहामा कब आया था? 1994 में। ठीक है, योकोहामा का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रिवेंशन एंड प्रिपेयर्डनेस। समझ गए? ठीक है, तो ये तीन संस्थाएं हमने पहले देखी। अंतरराष्ट्रीय दशक 1990 से 99 के बीच में। ठीक, तो ये 3 पॉइंट आप लोग याद रख लीजिए। इसमें आपको बस इतना ही पढ़ना है, इसके अलावा परीक्षा में प्रश्न इससे बाहर नहीं बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में फिर आपका आया ह्योगो फ्रेमवर्क फॉर एक्शन। ह्योगो फ्रेमवर्क फॉर एक्शन 2005 से 2015। ये आप समय काल देख रहे होंगे, तो ये 10 ईयर का जो है समय काल है। और जो 10 ईयर का समय काल है ये आप याद करेंगे तो सेंडाई फ्रेमवर्क में भी 10 ईयर का ही समय काल था। जो सेंडाई फ्रेमवर्क है वो इसी से प्रेरित होकर बना था। पहले तो आप ये याद रखें कि सेंडाई फ्रेमवर्क जो आपका ह्योगो फ्रेमवर्क फॉर एक्शन प्लान है, HFA है, इसी से प्रेरित होकर सेंडाई फ्रेमवर्क बना और इसने रिप्लेस किया। सेंडाई फ्रेमवर्क ने ह्योगो फ्रेमवर्क फॉर एक्शन प्लान को जो है रिप्लेस किया। बाद में इसी को सेंडाई फ्रेमवर्क कहा जाने लगा, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है कि सेंडाई का पूर्ववर्ती फ्रेमवर्क है ये, और सेंडाई ने अब इसे रिप्लेस कर दिया है। ये कब आया था? तो 2005 में आया था। 2004 के हिंद महासागर सुनामी के बाद आया। 2004 में हिंद महासागर में जब सुनामी आई तो इस एक्शन प्लान का गठन किया गया था। ह्योगो फ्रेमवर्क एक्शन प्लान 2005 में ये लाया गया था। इसकी जो प्राथमिकताएं हैं ये 5 प्राथमिकताएं थी। पहला, आपदा न्यूनीकरण को राष्ट्रीय प्राथमिकता बनाना। हर देश अपने यहाँ पर आपदा न्यूनीकरण को राष्ट्रीय प्राथमिकता बनाए। ठीक है, इसके बाद में जोखिम की पहचान की जाए यानी कि रिस्क असेसमेंट, जिसकी चर्चा मैंने अभी ऊपर की। एक चेतावनी प्रणाली डेवलप की जाए। ज्ञान, शिक्षा एवं जागरूकता को बढ़ाया जाए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो ज्ञान, शिक्षा और जागरूकता ये शब्द लिखा हुआ है, तो जो आपदा प्रबंधन संस्थान है वहां पर भी यही काम किया जाता है। तो जो आपदा प्रबंधन संस्थान है यानी कि NIDM आपदा प्रबंधन संस्थान, वो इन्हीं प्राथमिकताओं से होकर आपदा प्रबंधन संस्थान की स्थापना बाद में की गई। ठीक है, यानी कि आपदा प्रबंधन संस्थान की जो स्थापना है वो किससे प्रेरित है? ह्योगो फ्रेमवर्क फॉर एक्शन प्लान से प्रेरित है। इसके जो 5 प्राथमिकताएं हैं उसमें एक ज्ञान, जागरूकता और शिक्षा भी है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जोखिम कारकों को कमी करने की कोशिश है और आपदा तैयारी एवं प्रभावी प्रतिक्रिया, ये इसका जो है 5 प्राथमिकताएं ह्योगो फ्रेमवर्क फॉर एक्शन प्लान का है। इसका जो थीम था इसको भी आप लोग याद रखेंगे, राष्ट्रों और समुदायों को आपदा लचीलापन बनाना। इसकी चर्चा अभी हम आगे और करेंगे। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है, इसकी चर्चा अभी आगे हम आसान शब्दों में करेंगे। फिलहाल आप बस ये याद रखें कि राष्ट्रों, समुदायों को आपदा लचीलापन बनाना। ठीक है, ये इसका थीम है और इसने कई देशों में अपने यहाँ पर आपदा प्रबंधन संस्थान करने के लिए प्रेरित किया, जैसा कि मैंने आपको ज्ञान, शिक्षा और जागरूकता के अंतर्गत आपको बताया कि इसी से NIDM की स्थापना हुई थी। तो बस आपको इतना ही पढ़ना है, ह्योगो फ्रेमवर्क फॉर एक्शन प्लान। याद रखना 2005 से 2015 तक का इसका समय काल था कहेंगे क्योंकि अब ये सेंडाई फ्रेमवर्क के रूप में आ चुका है। ठीक, अब नेक्स्ट है सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन 2015 से 2030 तक, यानी कि 15 ईयर का ये प्लान है। ठीक है, 15 ईयर का ये प्लान है। ये 10 साल का प्लान था। ये 5 से लेकर 15 तक का प्लान था और जो सेंडाई फ्रेमवर्क आया है उसको 15 साल का कर दिया है। ठीक है, तो तृतीय यूएन वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन DRR सेंडाई फ्रेमवर्क कब गठित किया गया? तो जब तृतीय वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन DRR यानी कि DRR पर आपदा न्यूनीकरण पर UN ने जब तृतीय वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस किया था उसमें सेंडाई फ्रेमवर्क आया।
और ये सेंडाई यानी कि जापान में स्थित है। ये जगह है, ये जो सेंडाई आप शब्द सुन रहे हैं ये किसी जगह का नाम है जो कि जापान में स्थित है। और वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस DRR पर जो तृतीय वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हुआ था उसमें सेंडाई फ्रेमवर्क आया। कानूनी रूप से ये बाध्य नहीं है, जैसे अब ये कोई ऐसा है नहीं कानून वैध कानून नहीं है कह सकते हैं, लेकिन हर देश की ये नैतिक जिम्मेदारी है कि वो आपदा प्रबंधन और इसके न्यूनीकरण पर काम करे। उसका ये फ्रेमवर्क यानी कि रोड मैप देता है फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए। इसका जो मुख्य उद्देश्य है ये आपदा को कम करना और रेजिलियंस बनाना। ठीक है, ये जो 4 प्राथमिकताएं हैं ये महत्वपूर्ण है। सेंडाई फ्रेमवर्क के अंतर्गत जो 4 प्राथमिकताएं हैं, 4 प्रायोरिटीज जो है सेंडाई फ्रेमवर्क की, ये आप लोग याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण है। पहला, जोखिम को समझना, गवर्नेंस मजबूत करना, निवेश बढ़ाना, बिल्ड बैक बेटर यानी कि बेहतर तैयारी और रिकवरी। ये 4 चीजें आपको याद रखनी है। सेंडाई फ्रेमवर्क में जो 4 प्राथमिकताएं हैं ये महत्वपूर्ण है। एग्जाम में प्रश्न बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिकता है या नहीं है, इस तरह से प्रश्न बनेगा। तो जोखिम को समझना, गवर्नेंस मजबूत करना यानी कि गवर्नमेंट मजबूत रहे, स्ट्रांग रहे कि हाँ क्या डिसीजन लेना है। इसके बाद में निवेश बढ़ाना यानी कि आपदा से पहले, आपदा के बाद या आपदा के समय जो चीजें हो सकती हैं उसके लिए निवेश करना यानी कि वित्त पोषण करना। इसके बाद में बिल्ड बैक बेटर यानी कि बेहतर तैयारी और रिकवरी। ये आपका सेंडाई फ्रेमवर्क की 4 प्राथमिकताएं हैं। ठीक है, टारगेट क्या है? 2030 तक मौतों में कमी करना। सेंडाई फ्रेमवर्क के अंतर्गत कब तक मौतों में कमी करने का टारगेट रखा गया है? तो 2030 तक मौतों में कमी करना, ये इसका टारगेट है। आर्थिक नुकसान कम हो तथा इंफ्रास्ट्रक्चर की रक्षा हो, और 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है। तो बस इतना ही सेंडाई फ्रेमवर्क के अंतर्गत आपको पढ़ना है। इसके अलावा इससे भी बाहर प्रश्न नहीं बनेगा। जितनी महत्वपूर्ण चीजें हो सकती हैं वो मैंने यहाँ पे करा दी है। इससे बाहर जो प्रश्न बनेगा वो मैंने आपको कहा वो कठिन स्तर का प्रश्न होगा, तो उसको हम लोग टेस्ट सीरीज में देख लेंगे। ठीक है, उसको हम लोग टेस्ट सीरीज में देखेंगे। जैसे अगर कुछ खर्चा बर्चा हुआ है करंट रिलेटेड डेटा में, तो वो सारी चीजें हम लोग टेस्ट सीरीज में देखेंगे। यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट आप क्लियर करने के लिए ये एक तरह से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ताकि आप लोग समझ पाए शॉर्ट में। तो सेंडाई फ्रेमवर्क जितनी भी महत्वपूर्ण चीजें थी वो आपको इतना ही पढ़ना है। ठीक है, सेंडाई जापान में आया, 2015 से 30 तक का इसका टारगेट है। 4 प्रायोरिटीज है, जोखिम समझना, गवर्नेंस मजबूत करना, निवेश बढ़ाना और बिल्ड बैक बेटर यानी कि मौतों की बेहतर तैयारी और रिकवरी। इसके बाद में 2030 तक जो इसका मौतों का लक्ष्य है उसको कम करना। ठीक है, इसके बाद में कुछ और प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं, उनको देख लेते हैं फटाफट। पहला है आपका यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन यानी कि UNDRR। तो DRR तो वही है, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, आगे आप यूनाइटेड नेशन लगा लीजिए। तो यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन या यूएन की यानी कि यूनाइटेड नेशन की एक मुख्य एजेंसी है जो कि DRR को देखती है। इसकी स्थापना 1999 में हुआ था ISDR के कार्यान्वयन के लिए। जैसा कि मैंने आपको बताया ISDR की स्थापना जो है 1999 में हुई थी। ठीक है, और इसी के कार्यान्वयन के लिए जो है ये UNDRR की स्थापना हुई। तो ISDR और UNDRR दोनों साथ में ही गठित हुए थे। ठीक है, इसका जो प्राथमिक कार्य है यह है नीति निर्माण व तकनीकी सहायता देना। एक कह सकते हैं यूनिवर्सल नीति निर्माण बने, और जो टेक्निकल सपोर्ट हो सकता है वो देशों को देना। एक यूनिवर्सल योजना निर्माण करना और टेक्निकल सपोर्ट देशों को देना जहां पर आपदा आई हुई होती है, और जहां पर आपदा आई है और जो देश आपदा वाले क्षेत्र में है उनका अवलोकन तथा उनका रिपोर्टिंग करना। और सेंडाई फ्रेमवर्क के कार्यों की समीक्षा 38 संकेतकों के साथ। ठीक है, 38 संकेतक, ये आप लोग याद रखिएगा। 38 संकेतकों के साथ जो है ये सेंडाई फ्रेमवर्क के कार्यों की समीक्षा करता है। UNDRR का मुख्यालय कहां पर है, प्रश्न बन सकता है। तो ये आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, और इस टाइम पर कमाल किशोर मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा है। कमाल किशोर असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल यानी कि हेड हैं UNDRR के। ठीक है, तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। कमाल किशोर इस समय कह सकते हैं कि हेड हैं UNDRR के, असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल है।
ठीक है। इसके अलावा दोस्तों UNDRR से प्रश्न नहीं पूछेगा, कंप्लीट है। आगे बढ़े तो हम WHO को देख लेते हैं। अब WHO वैसे आपदा प्रबंधन की कोई ऐसी पर्टिकुलर संस्था नहीं है, लेकिन आपदा जब आती है तो यहाँ पर ये हेल्प करती है। इसके दो अभी DG हैं, यानी कि डायरेक्टरेट जनरल है, ये टेड्रोस अधनोम है। ये GS का भी क्वेश्चन है, प्रश्न बन सकता है, करंट अफेयर वगैरह में पूछ ले तो GS में ये प्रश्न बन सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको शामिल करके दे दिया है। मैं भी पूछ ही ले तो एक नंबर यहाँ से भी आप देख सकते हो। टेड्रोस अधनोम ये इसके DG है, डायरेक्टर जनरल है, डायरेक्टरेट जनरल है, ठीक है। इसका जो संस्था है ये कहाँ पर इसका मुख्यालय है, ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। और हेल्थ इमरजेंसी एंड डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट, इसमें क्या है, आपदा आने के बाद हेल्थ इमरजेंसी जो होती है वो इसके माध्यम से देखी जाती है। एक संस्था बनाई गई है हेल्थ इमरजेंसी HEDR, ठीक है, HEDR एक संस्था बनाई गई है। डिजास्टर DRR कह लीजिए, डिजास्टर H मतलब हेल्थ से रिलेटेड जो काम होता है वो आपका WHO देख लेता है। जैसे अभी कोविड-19 जो पैंडेमिक फैला उसमें WHO ने क्या किया आप सभी को पता ही है, ठीक है। तो यहाँ पर हेल्थ से संबंधित जो चीजें घटना घटित हो रही होती है वो आपका WHO के अंतर्गत जाता है। बाकी इसमें और कुछ महत्वपूर्ण डेटा आपको नहीं देखना है, ठीक है। आगे बढ़े, ये 2019 में विकसित किया गया था। ये जो हेल्थ इमरजेंसी एंड डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट है ये 2019 में विकसित किया गया था, और स्वास्थ्य सिस्टम की देखभाल इसका मुख्य उद्देश्य, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों आपका वर्ल्ड बैंक एंड IMF आता है। तो जहां पर भी आपदा आती है, जहां पर भी डिजास्टर आता है, वहां के देशों को वर्ल्ड बैंक से कुछ पैसे वगैरह मिलते हैं। और जैसे हम लोग अपना इंश्योरेंस करवाते हैं, ऐसे ही हर देश वर्ल्ड बैंक में कुछ रुपए जमा करके हर साल या मंथली तो होता नहीं होगा, सालाना ही होता होगा, यहाँ पर एक तरह से बीमा वगैरह करवा लेते हैं कि बाई चांस हमारे यहाँ कोई घटना दुर्घटना हो, आपदा वगैरह आए तो वहां पर एक मुफ्त फंड हमको मिल जाए। तो ये जैसे बैंक होता है अपने यहाँ, ऐसे ही वर्ल्ड बैंक भी काम करता है, ठीक है। वित्तीय सहायता, रिस्क फाइनेंस, आर्थिक स्थिरता, हर वर्ष 300 से 350 अरब USD वैश्विक होती है। ये रिपोर्ट दिया है वर्ल्ड बैंक ने, ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक के अनुसार वैश्विक स्तर पर कितनी क्षति होती है, तो ये 300 से 350 अरब USD की क्षति पूरे विश्व में आपदा से होता है। इसके अलावा दो और इसमें जो है संस्थाएं हैं जो कि काम करती हैं, डिजास्टर रिस्क फाइनेंसिंग एंड इंश्योरेंस। जैसा कि मैंने आपको बताया, हर देश कुछ अमाउंट पेमेंट करके निश्चिंत रह सकता है कि भैया हमारे यहाँ कुछ आएगा तो आप लोग देख लीजिएगा, एक मुफ्त पैसा हमको चाहिए, ठीक है। इसके अलावा ग्लोबल फैसिलिटी फॉर डिजास्टर रिस्क एंड रिकवरी GFDRR, ये इसके पार्टनरशिप में, ठीक है, ये अलग संस्था है और वर्ल्ड बैंक के ये पार्टनरशिप में है, ठीक है, GFDRR, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों दो तीन संस्थाएं और हैं, उतनी महत्वपूर्ण नहीं है, उसका डेटा मुझे कुछ उतना इंपॉर्टेंट लग नहीं रहा था। बस इतना जान लीजिए, यहाँ पे मैंने संस्था का नाम मेंशन कर दिया है, एक ये है और एक ये है। एग्जाम में यही पूछ ले कि भैया निम्नलिखित में से कौन सी संस्था आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में काम कर रही है या आपदा न्यूनीकरण पर काम कर रही है, तो एटलीस्ट आप ये संस्थाओं का नाम तो जाने। जैसे IFRC है, रेड क्रॉस, रेड क्रिसेंट, और इसके बाद में आपका यूनोका, ठीक है, यूनोका, यानी कि पूरे विश्व में कहीं आपदा वगैरह आती है तो ये अंतर्राष्ट्रीय मानवीय सहायता प्रदान करता है, ह्यूमन भेजता है ताकि वहां पर जो है सर्च एंड रेस्क्यू अभियान हो सके, यूनोका, ठीक है, UNOCHA। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप लोग इसका फुल फॉर्म जाने, बस इतना जान लीजिए कि यूनोका का कार्य जो है वो अंतर्राष्ट्रीय मानवीय सहायता प्रदान करना है, ठीक है। तो ये कुछ छोटी मोटी बड़ी संस्थाएं हैं जो छोटा मोटा अपना कार्य आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में कर रही हैं। इसके अलावा भी 3-4 संस्थाएं और हैं, उसको भी देख लीजिए फटाफट। एक है ग्लोबल प्लेटफॉर्म फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन GP25, ठीक है, ग्लोबल प्लेटफॉर्म फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, यानी कि ये वर्ल्ड वाइड एक प्लेटफॉर्म है जो कि डिजास्टर रिस्क रिडक्शन पर काम कर रही है। 2 से 6 जून जिनेवा में आयोजित ये ग्लोबल प्लेटफॉर्म है, ये 8th यानी कि 8वां ग्लोबल प्लेटफॉर्म, एक तरह से सम्मेलन वगैरह कह सकते हैं, जो कि जिनेवा में हुआ। 2025 का डेटा है, इसको आप लोग याद रखिएगा। पूछ सकता है भी कि ग्लोबल प्लेटफॉर्म का जो सम्मेलन हुआ 2025 में कहां पर हुआ, तो जिनेवा में हुआ।
कौन सा सम्मेलन था? तो 8th सम्मेलन था। और इसका जो कुछ काम था वो ये था कि सेंडाई फ्रेमवर्क की प्रगति की परीक्षा करना। ठीक है, बस इतना ही आपको जीपी 2025 के अंतर्गत पढ़ना है। कहां पर आयोजित हुआ? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। कौन सा आयोजन था? 8th ऑपरेशन आयोजन था। ठीक है, यही आपको पढ़ना है, बस इसके अलावा कुछ नहीं देखना है। इसके अलावा है अर्ली वार्निंग फॉर ऑल, यानी कि EW फॉर ऑल मिशन 2027। ये है यूएन की योजना। इसका लक्ष्य है कि आपदा अचानक से ना आए, बल्कि हर व्यक्ति को इसकी पूर्व चेतावनी दी जाए। जैसे आपके फोन पर मैसेज आता है कि भैया आप लोग घर में रहिएगा, थंडर स्टॉर्म पड़ सकता है, बहुत भयंकर बारिश हो सकती है, ठीक है, बाढ़ आ सकता है, या भूकंप या सुनामी, कुछ भी जो आपके फोन पे मैसेज आता है वो आपको आपदा आने से पहले पूर्व चेतावनी होती है। तो यही इसका उद्देश्य है, अर्ली वार्निंग, यानी कि पहले ही आपको सूचना मिल जाए, वार्निंग मिल जाए कि आपदा आने वाली है, तो आप लोग सतर्क हो सकते हैं। यही है अर्ली वार्निंग फॉर ऑल। ये सभी देशों में नहीं है। तंजानिया वगैरह जो देश हैं, जहां पर जो भी अविकसित देश हैं, जहां पर व्यवस्था अपनी अभी उतनी सुदृढ़ नहीं हो पाई है, वहां पर अभी ये काम कर रहा है। ठीक है, तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको इतना ही देखना है कि हाँ ये भी एक मिशन है। ठीक है, बस आपको इतना ही जानना है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट डेटा जो कि निकल के आ रहा है वो ये है कि अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस भी है एक। ठीक है, यानी कि पूरे विश्व में जो आपदा DRR है, इसका एक दिवस भी निकल के आया है जो कि 13 अक्टूबर है। तो ये भी आप लोग याद रखें कि DRR दिवस कब मनाया जाता है? तो 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। और इसका जो थीम है, आपदा न्यूनीकरण का थीम जो है 2025 वाला जो थीम था, ये फंड रेजिलियंस नॉट डिजास्टर्स। ठीक है, यानी कि आपदाओं का नहीं, लचीलेपन को वित्त दें। कहने का मतलब ये है, जो अभी मैंने ऊपर चर्चा किया था, इसको आगे हम डिस्कस करेंगे, वही ये चीज है। ये कह रहा है कि आपदा को आप वित्त मत दो, आपदा के आने के पहले जो हम काम कर सकते हैं, जैसे भूकंप रोधी बिल्डिंग बना लें, बांध ऐसा बनाए जो कई सारी आपदाओं को सहले जाए, बाढ़ सहले जाए, चक्रवात सहले जाए, सुनामी सहला जाए, इसमें हम बांध बनाए, इसमें जो है इसमें हम पैसा दें। ठीक है, यानी कि हम आपदा में नहीं, आपदा के पहले ही हम जो है इन्वेस्ट कर दें। जैसे आपदा के आने के बाद आपको 100 रुपये देना पड़ेगा, लेकिन अगर आप 10 रुपया पहले ही लगा देते हो आपदा के आने के पहले ही, तो ये 100 रुपया आपका बच जाएगा, 90 रुपीज का आपका यहाँ पर प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये यही है, यही इसी थीम पर एक काम करता है, आपदाओं का नहीं, लचीलेपन को वित्त दें, फंड रेजिलियंस नॉट फॉर डिजास्टर्स। ठीक है, 13 अक्टूबर को जो है आपदा जोखिम दिवस मनाया जाता है। तो आपको इतना ही पढ़ना है इस टॉपिक के अंतर्गत। बाकी दोस्तों, आप सब लोग ऑफर के तहत अभी लेखपाल बैच में इनरोल हो सकते हैं। 50% का ऑफर मैं आज आपको दे रहा हूं। ये ऑफर उन सभी छात्रों के लिए है जो किसी कारणवश आर्थिक स्थिति के कारण या कहीं और बैच ज्वाइन कर लिए हैं, कंटेंट नहीं समझ में आ रहा है, तो आप सभी लोग 50% डिस्काउंट ऑफर के तहत जो है अभी जाकर ऐप डाउनलोड करके बैच में इनरोल कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।